नहीं, इसमें डिमांड जोन ज्यादा है तो सप्लाई जोन का एग्जांपल अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसे शेयर देखिए भाई, जो वो ना एफएनओ लिस्टेड हो, सेक्टर सेक्टर के अंदर अंडर आते हो। किसका किसका टेस्ट किया सौरभ? वोल्टास का क्या किया? वोल्टास का डिमांड जोन, ये वाला टेस्टेड है वीकली। नहीं, गिरावट बहुत भयंकर है ना भाई। नया सप्लाई जोन बन गया इसमें। दूर है अभी डिमांड जोन, दूर है अभी इसमें, यहाँ पे जाके डिमांड जोन है। हाँ, यहाँ पे, यहाँ ये टेस्टेड है भाई, मंथली डिमांड जोन टेस्टेड है इसका, ये वाला। यही बोल रहे थे क्या? वोल्टास के पहले कौन सा था? टाटा मोटर्स का था। हाँ, ये टेस्ट हो चुका है डिमांड जोन। इसने मोमेंटम भी दिया है, ऐसी बात नहीं, डिमांड जोन में आने के बाद इसने 718 का हाई लगाया, 118 रुपए का मोमेंटम दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे ना अगर आप देखोगे, दो दो चीजें आपकी लग रही, दो स्ट्रेटजी आपकी लग रही है। एक तो रीटेस्ट वाली लग रही है, एक डिमांड जोन वाली लग रही थी, इसलिए इसने 118 रुपए का मोमेंटम दिया। लेकिन अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि इसमें फिर से न्यूज बेस्ड गिरावट शुरू होनी। अब किसको पता था भाई 26% का टैरिफ ट्रंप लगाएगा और बनेगा, और मोटर्स, ऑटो सेक्टर पे लगाएगा। अब टाटा मोटर्स को सबसे ज्यादा नुकसान क्यों है? क्योंकि जो रेंज रोवर वाली सीरीज है ना, उसकी सबसे ज्यादा बिक्री अमेरिका में होती है। इस वजह से इसको अब न्यूज की वजह से गिर रहा है, ना कि डिमांड जोन फेल हुआ है। भाई ऐसे शेयर मत बताइए जो टॉप पे चल रहे हैं, थोड़े से जिसमें ना ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग हो वो देख लीजिए। ये भी टॉप पे चल रहा है, इसमें आपको मंथली सप्लाई जोन नहीं मिलेगा, वीकली मिल रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आपको भी करना पड़ेगा भाई मार्किंग। इसने डिमांड जोन टेस्ट कर दिया है। एक यहाँ पे है वीकली, वीकली सप्लाई जोन भी है। मंथली भी सप्लाई जोन टेस्टेड है, लेकिन यहाँ पे मंथली है, ये मंथली डिमांड जोन है। और मंथली डिमांड जोन यहाँ पे है लेकिन काफी दूर है। ये ठीक लग रहा है, लेकिन एक दो और देख लेते हैं पहले। एक दो और देख लेते हैं, नहीं तो फिर इसमें कर लेंगे। वेदांता, आपकी आपकी जो चैट है उनको पढ़ के ओपन कर रहा हूं भाई। नहीं, ये भी सही नहीं। एचडीएफसी बैंक तो ऑल टाइम हाई के पास है ना। वीएलडीएल भी सही नहीं है। एचडीएफसी बैंक, भाई वो शेयर के नाम मत बताइए जो एफएनओ लिस्टेड नहीं है। ये भी नहीं है, ये तो ऑल टाइम हाई के पास है, सप्लाई जोन में है वीकली। वीकली सप्लाई जोन है, मंथली नहीं है, वीकली है। एसबीआई, एसबीआई का तो हमने मार्क किया हुआ है वीकली सप्लाई जोन, मंथली, वीकली डिमांड जोन, वीकली डिमांड जोन। इसमें मंथली सप्लाई जोन नहीं है, मंथली डिमांड जोन है। मंथली डिमांड जोन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इसमें भी डिमांड जोन अच्छा है। टीसीएस, ये क्या हो गया? टीसीएस, टीसीएस में मंथली सप्लाई जोन है, डिमांड जोन भी है, और डिमांड जोन भी। वीकली देखते हैं। वीकली डिमांड जोन फेल हो गया यहाँ पे, ये वाला। वीकली डिमांड जोन
ये वाला है, अभी वीकली डिमांड जोन में फिर से आ गया है। और दिल्ली में देखें, दिल्ली के तो कहाँ काम करेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल, आपको इसमें टीसीएस में दिखिएगा वीकली सप्लाई जोन फेल हो गया है। मैं खासकर सौरभ को बताना चाहता हूं, क्योंकि वो ना कई बार उन्होंने मैसेज किए हुए हैं। अब मुझे, मैं आपसे पूछता हूं भाई, क्या ये गिरावट नॉर्मल है? बाकी सभी भी जवाब दे सकते हैं। नॉर्मल नहीं है भाई ये गिरावट। और मैं आपको ना दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो इस गिरावट को पकड़ सके, या फिर इस गिरावट में बाउंस बैक कब आएगा वो बता सके। क्यों? क्योंकि ये न्यूज बेस्ड गिरावट है। बात को समझ रहे हो? कभी भी अगर आप स्टॉक बाय करते हो ना भाई, तो आपको ये सारे फैक्टर चेक करके तभी बाइंग सेलिंग करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि आप एक चीज को देख के बाय कर सेल कर दो। टीसीएस भी ठीक है। एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, एक टीसीएस है, एक आध और देख लेते हैं। फिर आपसे मैं पूछ लूंगा कौन सा करना है। एशियन पेंट कैसा है? ASIAN होगा शायद। HUL में हमने कर दिया था भाई। M&M भी ऑल टाइम हाई पे होगा। अच्छा, एशियन पेंट में आपको जो ये गिरावट दिखी, ये भी नॉर्मल नहीं थी। कोई कंपटीटर आ गया था इसका, इस वजह से ये गिरावट हुई थी। पता है आपको इस चीज का? क्यों गिरा है एशियन पेंट, क्यों गिरा है इतना? पता है? इसमें मंथली सप्लाई जोन टेस्टेड है। आदित्य बिरला आ गया था शायद इसके उसमें पेंट बनाने की उसमें। ये इस डिमांड जोन से भागा है। एक डिमांड जोन ये है, बहुत दूर है। वीकली देखें, वीकली सप्लाई जोन है, दो हैं। और डिमांड जोन भी है वीकली, ऐसी बात नहीं है। ये रहा। दिल्ली में तो मिलेंगे ही मिलेंगे बहुत सारे। हाँ, दिल्ली भी। एशियन पेंट को भी रख लेते हैं वॉच लिस्ट में। M&M और देख लेते हैं। ऐसा देखेंगे जी, बिल्कुल पिक्चर क्लियर जिसमें सारी चीजें फिट हों। M&M भाग चुका है, ये दिल्ली का हो गया। वीकली डिमांड जोन है, वीकली सप्लाई जोन नहीं है, मंथली सप्लाई जोन भी नहीं। नहीं, इसको इग्नोर कीजिए। आईटीसी नहीं है भाई, चेक कर लिया मैंने, आईटीसी मत बताओ। हाँ, वो सारी चीजें बताऊंगा भाई। बाय करते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना है। आप ये देखिए, हमको पिक्चर क्लियर स्टॉक ढूंढने में कितना टाइम लग रहा है। इतनी देर में तो बंदा क्या पता कितनी ट्रेड मार के चला जाए। इसलिए भाई बहुत मेहनत लगती है पैसा बनाने में, इतना आसान नहीं है। कुछ लोग इसको हलवा सोचते हैं, बिल्कुल। है इसमें भी। देखिए, जितने भी स्टॉक हमने देखे हैं ना, जिनको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, उन सब में डिमांड और सप्लाई जोन बने हैं। डिमांड और सप्लाई जोन सभी में होते हैं। हम इनको रिजेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रॉपर एक ऐसा चाहिए जो, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो तो आपको परफेक्ट एग्जाम्पल चाहिए होगा। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं। को फोर्ज को भी देखेंगे, HCL टेक। HCL टेक में वीकली सप्लाई जोन भी है, डिमांड जोन अच्छा नहीं है, मंथली भी है। मंथली सप्लाई जोन नहीं है, पीछे छुपी रहने दो इसको भी। नहीं, बजाज फाइनेंस को मत देखो राकेश, वो ऑल टाइम हाई पे है। कोफोर्ज को देखते हैं।
ऐसा शेयर देखना है जिसका सेक्टर भी हो, क्योंकि सेक्टर की भी तो एनालिसिस करनी पड़ेगी ना। कोफोर्ज में मंथली सप्लाई जोन नहीं है, वीकली डिमांड जोन है। आपको भी तो प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ना पड़ेगा कुछ। मंथली नहीं है सप्लाई जोन। एस्ट्रल, एस्ट्रल का कौन सा सेक्टर है भाई? एस्ट्रल में मंथली सप्लाई जोन भी है, मंथली डिमांड जोन भी है, वीकली सप्लाई जोन भी है, डिमांड जोन भी है। एस्ट्रल भी ठीक है। नहीं, आईटी सेक्टर मत बताओ भाई, परसिस्टेंस मत बताओ, सभी का सेम चार्ट है। आईटी, आईटी का करेंगे तो टीसीएस का कर लेंगे फिर। नहीं, सिप्ला भी ऑल टाइम हाई पे है। ट्रेंट भी रहने दो, हेवी भी रहने दो। बहल, हुड्डी चेन वाली देनी है, उब्बे चेन वाली बहल में मंथली सप्लाई जोन है, है। डिमांड जोन भी है, वीकली सप्लाई जोन भी है, और डिमांड जोन भी है। दिल्ली में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके। हाँ, इनमें से देखते हैं। अब मुझे ये बताओ भाई, बहल में करें, टीसीएस में करें? भैल, टीसीएस, और कौन सा था? और कौन सा था हमने? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था। एस्ट्रल का सेक्टर कौन सा है? ना तो भैल का सेक्टर लिस्टेड है भाई, एस्ट्रल का सेक्टर का नहीं पता। एशियन पेंट्स तो न्यूज बेस्ड है भाई, इसलिए उसको नहीं छोड़ रहे हम। प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर है एस्ट्रल का। टीसीएस का देख लेते हैं भाई, टीसीएस का देखें, डन करें टीसीएस को, क्योंकि सेक्टर भी है। ओके। बाकी जितने भी बचे हैं याद रखिएगा। टीसीएस का मैं करता हूं, भैल का, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, और एस्ट्रल का। एस्ट्रल का भी ध्यान रखना भाई, एस्ट्रल का। और एक बेल बेल का शेयर है उसका। ये सब फिर आपको मार्क करने हैं और ग्रुप में पोस्ट करने हैं, ठीक है? ठीक है। एक बार बेल को भी देख लो, मेरा फेवरेट स्टॉक है भाई। ये भी ऑल टाइम हाई पे है। हाँ, इसमें भी वीकली सप्लाई जोन है, लेकिन इसका सेक्टर नहीं है, इसमें मंथली सप्लाई जोन नहीं है। कहाँ पे आ गया? 280 पे। टीसीएस ही देखते हैं। चलो, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। एक बार स्लाइड पे आइए, स्लाइड पे आइए एक बार। नहीं, आज हमारा काम बस मार्किंग करने का है। फ्री माइंड होके करेंगे भाई, जल्दबाजी नहीं है हमको किसी भी चीज की। हमको क्या खाई थोड़ी मची है कोई। एक बार पढ़िए भाई इसको, फिर आराम से बैठ के मार्किंग करेंगे। पेंडिंग ऑर्डर जोन, नया बाइंग एरिया और न्यू सेलिंग, इसको समझिए एक बार आप ध्यान से। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मैं आपको इसको समझाता हूं। हाँ, टाइम के हिसाब से मार्किंग करनी है। अभी हम स्लाइड पे आए हैं, अभी समझेंगे। देखिए दोस्तों, अकेला डिमांड और सप्लाई जोन ही स्टॉक मार्केट को नहीं चला रहा है भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। अकेला सप्लाई डिमांड जोन ही शेयर मार्केट को नहीं चला रहा है। पेंडिंग ऑर्डर, जिस भी जोन के अंदर, डिमांड जोन के अंदर या सप्लाई जोन के अंदर पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, वो प्राइस को रोकेंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर फेंकेंगे। प्राइस को एक बार तो वो रोकेंगे, फिर थोड़ा सा पुश करेंगे, ऊपर फेंकेंगे। वो जैसे ही पुश होगा,
तो स्टॉक मार्केट में और भी बहुत बहुत सारी स्ट्रेटजी है भाई, जो पब्लिक में है और जो मैं भी आपको सिखा रहा हूं साथ साथ में। जैसे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, मूविंग एवरेज का सेटअप हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो गया। तो और बाकी की जो स्ट्रेटजी है उनसे भी पुश मिलता है। जैसे डब्ल्यू पैटर्न हो गया, एम पैटर्न हो गया, उनसे भी पुश मिलता है। हाँ, रिजल्ट आता है कंपनी का, डिविडेंड अनाउंस होता है, इनसे भी पुश मिलता है, स्टॉक ऊपर भागे या फिर नीचे गिरे। लेकिन हम डिमांड सप्लाई जोन पर क्यों काम करते हैं? पहली बात, डिमांड सप्लाई जोन पे काम हम उन्हीं शेयर में करेंगे ज्यादातर जो शेयर एफएनओ लिस्टेड हैं। तो हमारे पास छटके कितनी कंपनियां आ गई भाई? कितनी कंपनी आ गई हमारे पास छटके? 250 कंपनियां। अब हुई है 250, पहले तो 200 ही थी। तो 6000 कंपनियों में से फिल्टर होके आपके सामने आ गई 250 कंपनी। हाँ, 217, 220, 250 जो भी है, और हो जाएंगी थोड़े से दिन के बाद, ये तो बदलती रहती हैं। उनमें से भी हमको उनमें ज्यादा काम करना जो सेक्टर के अंदर आती हैं, जैसे आईटी सेक्टर की कंपनी, फार्मा वाली, ऑटो वाली, बैंक वाली, इनमें काम करना। तो आपके पास फिल्टर होके 150-200 कंपनी ही बचेंगी जिनमें हमको ज्यादा काम करना है। वैसे आप किसी भी स्टॉक में कर सकते हो, लेकिन ज्यादा काम जिसमें करना है। तो हम डिमांड, क्योंकि भाई इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है एफ आई डी आई ज्यादातर उन्हीं स्टॉक में काम करते हैं जो अच्छी कंपनियां होती हैं। बुरी कंपनियों में वो नहीं घुसते हैं। हमको उन्हीं में घुसना है जहां पे वो घुस रहे हैं। क्योंकि डिमांड सप्लाई पर एफ आई डी आई एंट्री करना स्टार्ट करते हैं और सबके सहयोग से स्टॉक भाग जाता है। लेकिन उसमें मेन जो रोल होता है वो एफ आई डी आई का होता है। इसलिए मैंने आप सबको स्टार्टिंग वाली क्लास में नॉर्मल स्ट्रेटजी भी सिखाई जो प्रो ट्रेडर उपयोग करते हैं, क्योंकि वो भी काम करती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो काम नहीं करती हैं, डिमांड सप्लाई के अलावा कुछ भी काम और करता ही नहीं है शेयर मार्केट में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैंने एक बार भी नहीं बोला ये। काम वो भी करती हैं। हम डिमांड सप्लाई में काम क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे एफ आई डी आई की एंट्री होती है, और एफ आई डी आई जहां पे घुसते हैं तो हमको थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ यार, बुरी कंपनी में तो एफ आई डी आई घुसेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको अब डिमांड सप्लाई जोन सिखा रहा हूं, वरना मैं पहले भी सिखा सकता था। पहले बेसिक स्ट्रेटजी मैंने इसीलिए सिखाई है। और भी स्ट्रेटजी हैं आगे डिमांड सप्लाई के बाद जो चलेंगी, और भी हैं कई स्ट्रेटजी, लेकिन सबसे जो मेन है वो डिमांड सप्लाई जोन वाली है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए, कोई भी कंपनी है, एक्स एक्स वाई जेड, इस कंपनी की बैलेंस शीट भी होगी, कितना प्रॉफिट है, कितना कर्जा है, मतलब जिसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। अब आपको इसमें लगाने हैं 1 लाख रुपए। ठीक है, और एफ किसी एफ आई या डी आई को लगाने हैं भाई 1,000 करोड़ रुपए। तो मुझे ये बताइए, आप इसका बढ़िया फंडामेंटल एनालिसिस करोगे या एफ आई डी आई करेंगे? ये बताओ मुझे। आप करोगे या एफ आई डी आई करेंगे? एफ आई डी आई करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि उनके पास भाई टीम है ऐसे एजुकेशन, मतलब ऐसे क्वालिफिकेशन वाले बंदों की, जो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर फंडामेंटल एनालिसिस करना जानते हैं। ये तो आप मानोगे ना? अगर एफ आई डी आई हम एफ आई डी आई वाली स्ट्रेटजी में घुसते हैं तो एक चीज तो कंफर्म होगी, हमको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा। आई बात समझ में या नहीं समझे? नहीं समझे भाई?
अब मान लो टीसीएस के अंदर एफआईडीएज की एंट्री हुई है, आपने देख लिया एफआईडीएज की एंट्री हुई है, सेक्टर का टॉप स्टॉक भी है, और फिर आप अगर इसमें एंट्री लोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई एफआईडीएज कर चुके हैं, हमसे ज्यादा अच्छे से, हमसे हमसे ज्यादा वेल क्वालिफाइड बंदे हैं उनके पास एनालिसिस करने के लिए। इसी वजह से हम क्या करते हैं, डिमांड और सप्लाई पर ज्यादा फोकस करते हैं बाकी स्ट्रेटजी के अलावा। क्लियर सभी का? कहीं ना कहीं यही बात मैंने इस स्लाइड में भी समझाई है। आगे क्या लिखा है, नए न्यू बाइंग जोन, न्यू सेलिंग का मतलब होता है डिमांड या सप्लाई जोन को देख के नए बिग बुल की एंट्री होना। देखिए, मान लो अभी तो केवल एग्जांपल दे रहा हूं भाई, आपको उदाहरण दे रहा हूं बस, खाली कुछ बता नहीं रहा हूं, खाली एग्जांपल दे रहा हूं। ये एक डिमांड जोन है, ठीक है। हर तरह के एफआईडीएज होते हैं, जैसे रिटेल ट्रेडर होते हैं ना हर तरह के, ऐसे ही एफआईडीएज भी होते हैं। आप में से कैसे कितने ऐसे लोग हैं जो ये देखते हैं पहले इस स्टॉक को ना प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न या प्रॉपर बुलिश कैंडल बनाने दीजिए या प्रॉपर रिवर्सल पैटर्न बनाने दीजिए, उसके बाद एंट्री करेंगे? कितने लोग सोचते हैं ये चीज? बिल्कुल बॉटम में एंट्री बनाने की बजाय। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, है ना? सोचते हो ना? बस ऐसे ही एफआईडीआईज भी, बहुत सारे एफआईडीआईज ऐसे होते हैं भाई जिनके पास कैपिटल इतनी ज्यादा नहीं होती है, जिनको हम गरीब एफआईडीएज भी बोल सकते हैं। वो दूसरे एफआईडीएज के मुकाबले गरीब हैं, हमसे गरीब नहीं है। एक एफआईडीएज के पास 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझाता हूं, अगर मिल गया तो। मनी कंट्रोल कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे हम जाएंगे एफआईडीएज की एक्टिविटी में, मार्केट नहीं, इसमें नहीं, बिग शार्क पोर्टफोलियो का एक ऑप्शन आता है इसमें। कहाँ गया भाई, बिग शार्क पोर्टफोलियो कहाँ गया? कहाँ गया भाई इसमें? बिग शार्क पोर्टफोलियो का एक ऑप्शन था। इधर गया। भाई था तो यहीं पे, किधर गया? नीचे गया क्या? मार्केट स्टॉक डील में आ गया क्या वो? यूएस मार्केट ईटीएफ स्टॉक डील। ये देखिए, ये आ गया। इसके बारे में भी सिखाऊंगा आपको, इसके बारे में स्पेशल एक क्लास लूंगा। ये देखिए, ये कौन है भाई, सभी के सभी कौन है ये? एफआईआईज है। सबसे बड़ा एफआईज कौन है? गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। उसके बाद है जी क्यू जी पार्टनर्स, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, न्यू वर्ल्ड फंड, नालंदा इंडिया फंड लिमिटेड। है तो सारे एफआईज, लेकिन इनमें आपको इनकी नेटवर्थ दिख रही है, जैसे कि पहले वाले की 2,31,000 करोड़ की है, दूसरे वाले की 60,000। अब इन एफआईज में गरीब एफआईज दिख रहे हैं आपको? ये देखो, ये कौन है भाई? मतलब गरीब नहीं है। आप मेरी बात का मतलब समझ रहे हो ना? जो छोटे एफआईज डीआईज हैं।
तो ये ऐसे ही है जैसे हम रिटेल ट्रेडर हैं। अब ये जो एफआईडीएज है ना, ये इंतजार करते हैं हमारी तरह कि डिमांड जोन में स्टॉक आए, उसमें कोई एक्शन हो, उसके बाद एंट्री लें। नहीं समझे बात को? जैसे ये सभी डीआईज हैं, बिरला ग्रुप का अगर आप देखोगे या फिर एचडीएफसी ग्रुप का आप देखोगे, इन्होंने इन्होंने लास्ट टाइम 14 जनवरी 2025 को डेल्टा ऑटो क्रॉप में पोजीशन बनाई 175 रुपए के रेट में। एक मिनट रुकिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये रहा। नया आईपीओ आया था क्या भाई इसका नया? ये देखिए कहां पे पड़ा है भाई अब ये। इन्होंने तो खैर आईपीओ ही लिया होगा इसको। अब ये शेयर मैं आपको बता रहा हूं 175 से ऊपर जाएगा ही जाएगा भाई, लिख के ले लो। हालांकि इसका एक और तरीका है इनमें काम करने का। दूसरा दूसरे एफआईज को देखते हैं, मतलब दूसरे डीआईज को देखते हैं, सॉरी। इन्होंने बनाई टीबीओ टेक लिमिटेड में 21 मार्च 2025 को 1200 रुपए पे 8,78,203 शेयर खरीदे। टीबीओ टेक, ये कैसी कंपनी है भाई? नहीं, ये भी नया लिस्टेड हुआ है। दूसरा देखते हैं, जो पुरानी कंपनी होगी उसमें देखेंगे। 2024 में आईपीओ आया था ना इसका। अभी हम देखते हैं सिंगापुर में, देखें किसने कहाँ पे बनाई है। इन्होंने 2 दिसंबर को सिप्ला में बनाई है 1518 पे। नहीं, दिसंबर की है इनके पास भी। डीआई एफआई तो बाइंग कर ही नहीं रहे हैं, तो इनका तो क्या ही देखना। 2022 की है इनकी भी। आईसीआईसीआई को देखते हैं। 1 अप्रैल 2025 को गैलेक्सी, ये भी नया आया है क्या? GALAXI, यही है गैलेक्सी सर। हाँ यही है। 2,092 रुपए पे इन्होंने 2,97,000 शेयर खरीदे। कितने पे खरीदे? 2,092 पे। अब कितने पे चल रहा है ये? 2154 पे। अब देखिए, आपको ये मंथली टाइम फ्रेम है भाई, ये मंथली टाइम फ्रेम है। अगर मैं वीकली इसको करूंगा तो आपको डिमांड जोन वीकली में भी दिख रहा है ये वाला, और मंथली में भी दिख रहा है। अब थोड़ा सा ना बात को समझिएगा, नई बाइंग नई सेलिंग के बारे में मैं बता रहा हूं। आपको डिमांड जोन दिख रहा है भाई, सभी को दिख रहा है सभी को। मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। अब डीआईज ने यहां पे एंट्री बनाई 2,092 रुपए पे, ठीक है, डिमांड जोन में आने के बाद। अब देखिए कुछ एफआईडीआईज ऐसे होते हैं भाई, जो पहले चेक करेंगे कि ये डिमांड जोन काम करेगा या नहीं करेगा। अगर उनको कंफर्मेशन मिल गई, अगर उनको कंफर्मेशन मिल गई कि ये डिमांड जोन काम करेगा, वो फिर बाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आई बात समझ में? उसको बोलते हैं नई बाइंग आना। जो एफआईज ने यहां पे डिमांड जोन में एंट्री की है, वो इतनी नई बाइंग नहीं होती है। जो बाइंग उन एफआईडीएज की होती है, जो मैंने यहां स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश की है, जो पहले ये चेक करते हैं कि ये जोन काम करेगा या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो छोटे एफआईडीआईज हैं, उनके पास भी एक लिमिटेड कैपिटल होती है। ये देखिए, नई बाइंग नई सेलिंग का मतलब होता है डिमांड या सप्लाई जोन को देखकर नए बिग बुल की एंट्री होना। उससे क्या होगा, स्टॉक और ज्यादा स्पीड से ब्लास्ट मारना शुरू कर देगा। आई बात समझ में? सभी को समझ में आया भाई ये पॉइंट?
सर मनी कंट्रोल पे कैसे देखा? अरे भाई उस ये जो मनी कंट्रोल पे मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये यही देखने के लिए कौन सा एफआईडी है किस शेयर में, किस अलग स्ट्रेटेजी है, ये भी मस्त स्ट्रेटेजी है, ये भी सिखाऊंगा आपको। कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, जहां पे ये घुसते हैं वहीं पे बैठ जाओ, डिस्काउंट में मिले तो और अच्छी बात है, बहुत बढ़िया रिटर्न मिलता है। लेकिन वो आगे हम सीखेंगे, फिलहाल डिमांड सप्लाई पे चल रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर स्टॉक स्पीड से गिर रहा है एकदम खड़ा खड़ा, तो नई बाइंग आनी मुश्किल होती है, और इस चक्कर में छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन भी फेल हो जाते हैं। अब ये क्या पढ़ रहे हो भाई, इनको हम अपवाद बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन। तो ये आपको लिखने के साथ साथ दिमाग में याद करने हैं। बात समझ में आई? नहीं सुमित, आगे हम सीखेंगे सारी चीजें। कई बार आप बोलते हो ना फलाना डिमांड जोन, जैसे सौरभ भाई बोल रहे थे कि वो डिमांड जोन काम नहीं किया, वो सप्लाई जोन काम नहीं किया। अब मुझे ये बताओ, हम टीसीएस को खोलते हैं जिसकी हमको मार्किंग करनी है, टीसीएस। ये है इसमें सेलिंग प्रेशर जो अभी दिखेगा आपको। अबे खुल जा, 3% गिरा है। अब बताओ भाई, टीसीएस में आप सब बाइंग करोगे, या कोई भी छोटा एफआई या डीआई बाइंग करेगा? नॉर्मल क्वेश्चन है। नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे भाई? आई मीन टू, अरे मैं तो क्लास ले था, 1 मिनट रुक जा करूं। ठीक भाई, 1 मिनट रुकना, मैं एक बार गाड़ी को थोड़ा सा साइड करके आता हूँ, 1 मिनट रुकना। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया भाई, आ गया आ गया। हाँ, कहाँ थे हम? क्यों? क्योंकि ये स्पीड से गिर रहा है। क्योंकि ये स्पीड से गिर रहा है। अब अगर भाई किसी स्टॉक के अंदर नई बाइंग नहीं आएगी, नए इन्वेस्ट मतलब फ्रेश बाइंग नहीं आएगी, तो इसमें छोटे डिमांड जोन फेल होंगे या नहीं होंगे? मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन है, होंगे या नहीं होंगे? बस। और फिर हम दोस्त किसको देंगे? दोस्त उसको देंगे जो टीचर है, जो आपको पढ़ा रहा है। क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है भाई। मेरे को कोई फायदा नहीं होगा आपको नुकसान करवा के, लेकिन आपको लॉजिक समझना चाहिए कि फेल होने के पीछे लॉजिक क्या है। नीचे क्या लिखा है? अब नई खरीदारी और नई बिकवाली कौन किस समय कर दे, इसको कोई नहीं रोक सकता, और ये किसी को नहीं पता होता। इसीलिए स्टॉक मार्केट में आप 100% श्योर हो ही नहीं सकते, और इसीलिए कई बार पूरी ताकत के साथ की हुई एनालिसिस का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्लियर भाई सभी का? उसके नीचे जाने का रीजन होगा भाई मार्केट बिहेवियर। मार्केट बिहेवियर भी काम करता है। जैसे सुमित भाई पूछ रहे हैं कि जैसे गैलेक्सी
स्टॉक के अंदर बहुत सारे एफआईज ने एंट्री की है, अभी तो खैर ऊपर है, लेकिन अगर वो नीचे गिरेगा तो क्या कारण होगा? उसका कारण होगा भाई मार्केट बिहेवियर। मार्केट बिहेवियर आपको, इसको हम बोल सकते हैं मार्केट सेंटीमेंट। क्लास की शुरुआत में मैं आपको पढ़ा के आया था, तीन तरह का एनालिसिस होता है: टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और मार्केट सेंटीमेंट। अभी अभी अगर आपको जो माहौल दिख रहा है वो क्या है भाई? मार्केट सेंटीमेंट अच्छे हैं या खराब हैं? बहुत खराब है। अभी आप फंस सकते हो। तो जब आपको पता है कि मार्केट सेंटीमेंट खराब है, किसी का विश्वास बन नहीं रहा है, तो आप क्यों इन्वेस्ट करोगे? नहीं समझे? ये एक्सेप्शन मैं आपको बार बार रिपीट करके इसलिए बता रहा हूं। स्ट्रेटजी इतनी जरूरी नहीं होती भाई जितना जरूरी एक्सेप्शन सीखना होता है, इसीलिए मैं बार बार सिखा रहा हूं आपको। एफआईज ज्यादातर समय स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, वो एवरेज करते हैं। ये प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा आने वाली क्लास में, वो कैसे एवरेज करते हैं। और भाई एफआईडीएज के जिस स्टॉक के अंदर घुसते हैं वो बहुत कम चांस होते हैं कि लॉस लेके निकले। उनके पास ताकत है भाई, साठ गांठ है एफआईडीएज की दूसरे एफआईडीएज से, उठा देते हैं वो, बाद में पब्लिक को फंसा के निकल जाते हैं। ये चीजें हमको समझनी पड़ेगी। तो एक्सेप्शन को भाई 1% भी नजरअंदाज मत करना, 1% भी हल्के में नहीं लेना है। अभी मैंने 2 से 3 एक्सेप्शन आपको केवल इस स्लाइड में बता दी जो काफी इंपॉर्टेंट है नई बाइंग और नई सेलिंग के बारे में। तो सभी का अगर क्लियर हो तो रिप्लाई कर दीजिए, मैं फिर मार्किंग पे आता हूं। क्योंकि भाई जब आप ऐसे करोगे ना कि आप एक्सेप्शन को फॉलो नहीं करते हो, मार्केट सेंटीमेंट खराब है, आप घुसते हो, और फिर आपको दिक्कत होती है, नुकसान भी होगा। क्यों? क्योंकि आप फिर, आपको ना अपनी गलती नहीं दिखेगी, फिर किसी को भी नहीं दिखती, मुझे भी नहीं दिखेगी। आपको बस किसकी गलती दिखेगी? जिसने आपको सिखाया है। ओके, अभी हम मार्किंग पे आते हैं। सौरभ भाई समझ में आई कुछ बात? जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आया? सौरभ भाई, क्योंकि आपके सामने भी किसी ने बोला होगा कुछ ना कुछ। तो मेरे भाई 100% कोई एक्यूरेट नहीं होता शेयर मार्केट में। अगर हमको लॉस होता है तो आप अगर कहीं ना कहीं उसको देखोगे ना घूम फिर के, तो हमारी कोई ना कोई गलती जरूर मिलेगी। बॉटम में बहुत कम चांस होते हैं। आप बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े जो जैसे बिग बुल हैं, उनकी मुंह से भी आपको ये कहने को मिल जाएगा इंटरव्यूज वगैरह में कि आज तक कोई ऐसा बंदा पैदा ही नहीं हुआ जो बॉटम में पकड़ ले शेयर को और टॉप में बेच दे। सुना होगा आप सबने, ये बात सुनी है? 3 नंबर ये है, अगर स्टॉक स्पीड से खड़ा खड़ा गिर रहा है तो नई बाइंग आनी मुश्किल होती है। ठीक है, नई बाइंग नहीं आएगी उसमें, खड़ा खड़ा गिर रहा है तो ऐसे डिमांड जोन में, सप्लाई जोन में काम नहीं करना है। और ये के ऊपर नहीं है भाई, खाली ये भागने के ऊपर भी है। अगर स्टॉक खड़ा खड़ा भाग रहा है तो उसमें नई सेलिंग आना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि भागते शेयर में कौन बेचेगा भाई? सब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। मैं एक शेयर का आपको अभी देखा था, मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। ये देखिए कितना पिक्चर क्लियर सप्लाई जोन है भाई, दिख रहा है सभी को? ये वाला कितना पिक्चर क्लियर सप्लाई जोन है, टूट गया भाई। बिल्कुल भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अब इसके टूटने के पीछे भाई कारण जरूर मिलेंगे आपको। और हल्का फुल्का हम इसको इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये
मंथली सप्लाई जोन है भाई, मंथली सप्लाई जोन आपको 100 में से 4 5 या ज्यादा से ज्यादा 6 ही फेल होते हुए दिखेंगे। 100 में से 90 सप्लाई डिमांड जोन काम करते हैं मंथली। रिजल्ट देखिए आप कंपनी का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पिछले 12 क्वार्टर से रिजल्ट माइनस में आ रहा है। डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। फिर भी ब्रेकआउट आ गया। अब जब ऐसे स्टॉक खड़ा खड़ा भागेगा, मारूबुजू कैंडल बना के, कोई नई सेलिंग कैसे करेगा? मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई नई सेलिंग क्यों करेगा? कोई प्रॉफिट बुक क्यों करेगा भाई? ऐसे शेयर में आप करोगे प्रॉफिट बुक जब आपको ऐसी मारूबुजू कैंडल दिख रही हो भागती हुई? तो ये कारण होते हैं भाई। अब ये वीकली सप्लाई जोन भी था, आप ये देखिए, मंथली मंथली क्या, ये वीकली भी था। जो ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी हर जगह फेल हो जाती है, वो ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी यहां पे रीटेस्ट के साथ काम कर गई। नहीं समझे? ये ब्रेकआउट लेवल है, इसके ऊपर निकली, रीटेस्ट किया, ऊपर निकल गई। इसीलिए हर स्ट्रेटजी मार्केट में काम कर सकती है। एफआईडीएज वाली पे हम क्यों घुसे रहते हैं? क्योंकि इसके पीछे का मैंने आपको कारण बता दिया। अब भाई ये सप्लाई जोन से सीधा गैप अप ही खुल गया, आप क्या काम करोगे इसके अंदर? ये सप्लाई जोन है, इसके ऊपर ही खुला अगले दिन गैप अप, अगले हफ्ते सीधा, काम कर ही नहीं पाओगे। ये देखिए, खड़ा खड़ा भागा, भागते अगले ही दिन सीधा गए 1231 से, भाई साहब सीधा खुलता है 1311 रुपए पे। तकरीबन तकरीबन 90 रुपए गैप अप खुलता है छोटा सा शेयर। अब ऐसे में हम कैसे काम कर सकते हैं भाई, ऐसे सप्लाई जोन पे? आई बात कुछ समझ में भाई? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक्सेप्शन थी, इनको लिख लीजिएगा, आगे भी बहुत सारी आएंगी। हाँ, इसलिए कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जो भी आपको बोले 100% एक्यूरेसी है मेरी मार्केट में, समझ जाइए फ्रॉड है दूर से ही। टीसीएस का मंथली टाइम फ्रेम है, पहले सप्लाई जोन मार्क करें या डिमांड जोन मार्क करें, बताओ? डिमांड जोन। चलिए, फ्रेश फ्रेश डिमांड जोन मार्क करेंगे, जो टेस्टेड है वो मार्क नहीं करेंगे। वैसे मैं आपको समझा दूंगा फ्रेश और टेस्टेड में डिफरेंस। पहले डिमांड जोन मार्क करते हैं, आप सभी बताते रहना साथ साथ में कैसे करना है, मतलब लिखना क्या है। दो कैंडल हैं इसमें मार्क करने की, एक ये वाली है, एक ये वाली है। बताओ कौन सी मार्क करें? सेकंड वाली। ये वाली। ऐसी सिचुएशन में आप ये भी मार्क कर सकते हो। कारण क्या है इसके पीछे? मंथली टाइम फ्रेम। अगर मैं इस कैंडल के बाद का मोमेंटम भी आपको बताऊं, 5% का मोमेंटम अगले महीने, और 2 महीने में 12% का, 13% का मोमेंटम। ठीक है? तो आप जो कैंडल मार्क करना चाहो कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद भी मोमेंटम शुरू हुआ है खड़ा खड़ा। ठीक है? लेकिन मैं आपकी मानता हूं, मैं इसको मार्क करता हूं। ठीक है? हालांकि ये इस हिसाब से तो ये डिमांड जोन में आ चुका है, लेकिन थोड़ी सी पैनिक सेलिंग है।
इसलिए अभी तक इसका डिजिटल टेस्ट नहीं हुआ है। डोजी ही है भाई, डोजी ही है ये दोनों कैंडल डोजी हैं। ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है। लेकिन हम इसको क्यों नहीं मार्क कर रहे, ग्रीन वाली को हम क्यों मार्क नहीं कर रहे हैं बताओ। हाँ क्योंकि, नहीं 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 नहीं, ग्रीन कैंडल का पूरा हिस्सा इस कैंडल के पीछे छिपा हुआ है, तो मार्क नहीं कर सकते हैं। और चलो इसको 3 महीने के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, अगर 3 महीने के टाइम फ्रेम में ये वाली कैंडल हुई तो हम फिर इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। 3 महीने के टाइम फ्रेम में इसका डिजिटल 3065 रुपये ये वाली है, 3 महीने में, 3 अप्रैल 2023 की। और अब हम देखते हैं 3 अप्रैल 2023 को, 1 जून, 3 अप्रैल, भाई यही मार्क करनी पड़ेगी। क्या बोलते हो, यही मार्क करनी पड़ेगी क्योंकि 3 महीने के टाइम फ्रेम में यही डोजी कैंडल है प्रॉपर। ये चीजें साथ साथ सीखते रहना भाई, ये मैंने मार्क की इस कैंडल को, और मैं अब इसको 3 महीने में करता हूं, ये देखिए आ गई ना यही कैंडल। 3 महीने, 3 महीने के टाइम फ्रेम का भी यही डिमांड जोन है, तो इसी को मार्क करते हैं। चलिए, क्या मना करता हूं भाई डोजी के लिए, क्या मना करता हूं डोजी के लिए। डेल लिखा रहा है, एक तो आप अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए भाई। हॉरिजेंटल रे पे जाएंगे, सबसे इस कैंडल के सबसे ऊपर इसको छोड़ेंगे, बताओ भाई क्या लिखना है, बताओ क्या लिखना है। नहीं, P1 थोड़ी लिखेंगे खाली, खाली P1 कैसे लिख देंगे। पता कैसे चलेगा किस टाइम फ्रेम का P1 है। हाँ P1 जरूर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 1 मंथ। ठीक है, फिर से जाएंगे हॉरिजॉन्टल रे पे, छोड़ेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, P2 DZ 1 मंथ। इसको 3 मंथ भी लिख सकते हो भाई, अगर आप, मैं महीने से क्यों शुरू कर रहा हूं, करना तो हमको 12 महीने से शुरू चाहिए, 12 महीने से हमको शुरू करना चाहिए मार्किंग। मैं महीने से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं, 80 से 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास पेड वर्जन नहीं है, तो उनको केवल महीने तक का ही टाइम फ्रेम अलाउ है मार्क करने के लिए। लेकिन अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में मार्किंग कर सकते हो, तो क्या आपको दिक्कत आएगी 1 महीने में मार्क करने में, 3 महीने का मार्क करने में, बताओ। जैसे मैं इसको 12 महीने, 6 महीने का करता हूं, ये 6 महीने में आपको ये वाली कैंडल मार्क करनी पड़ेगी। अगर मैं साल का करूं, साल में आपको यहाँ पे कोई डिमांड जोन नहीं दिखेगा, साल में आपको सीधा यहाँ पे जाके डिमांड जोन दिखता है, या फिर यहाँ पे, लेकिन ये पीछे छिपी हुई है। इसलिए मैं मंथली का कर रहा हूं, ठीक है। नहीं तो आप 3 महीने का भी कर सकते हो। ओपनिंग पर रोहित भाई, ये हमारा P2 हो गया। हॉरिजॉन्टल रे पे जाएंगे, इसको छोड़ेंगे यहां पे,
क्या लिखेंगे? डिजिटल 1 मंथ डीजेड। ये लो, ये हमारा भाई मंथली डिमांड जोन मार्क हो गया, जो अभी टेस्टेड नहीं है, आने वाला है। इस जोन में आने वाली है मार्केट, मतलब ये स्टॉक इस जोन में आने वाला है। अब एक बार थोड़ी सी मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मंथली जो डिमांड जोन है, अगर आप मंथली डिमांड जोन मार्किंग करके इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आई बात समझ में? लिख लो इस पॉइंट को। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम यानी कि मंथली, 3 महीना या साल के टाइम फ्रेम में मार्किंग करते हो डिमांड या सप्लाई जोन की, सप्लाई जोन में तो इतना लंबा होल्ड नहीं कर सकते हैं, डिमांड जोन की खासकर। और अगर आप बाय करते हो डिमांड जोन में, 3 महीने वाले में, 1 महीने वाले डिमांड जोन में, तो आप ये मत सोचना कि मैं छोटा सा टारगेट लूंगा, फिर आपको बड़ा टारगेट लेना पड़ेगा। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, 6 महीने तक, 7 महीने तक, 1 साल तक। कारण पता है उसके पीछे क्या है? कोई कारण बता सकता है? नहीं, रिटेस्ट कारण नहीं है, कारण बताओ अगर किसी के दिमाग में हो तो। पंकज ने थोड़ा थोड़ा ठीक बताया। टाइम जोन नहीं, टाइम का तो पता है। देखिए मैं बताता हूं। एक तो एफआईडीआईज एंट्री करते हैं तो छोटे टारगेट के लिए नहीं करते हैं। समझे बात को? सुबोध ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है। सुबोध ने सुबोध ने बोला रिस्क रिवार्ड। और इसका मतलब है भाई, बड़े टाइम फ्रेम के अगर आप डिमांड जोन में काम करते तो स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा होने वाला है। आई बात समझ में? आपका स्टॉप लॉस हमेशा डिजिटल के नीचे होता है। और यहां पे अगर आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करते हो 3300 3400 रुपए पे या 3200 रुपए पे, तो आपका स्टॉप लॉस ही भाई मेरे ख्याल से 3000 के आसपास का, यानी कि 200 250 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो गया। 3070 का के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, यानी कि 3000 का आपका स्टॉप लॉस होगा। एक्यूरेसी बहुत बहुत अच्छी एक्यूरेसी, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अब अगर इस स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का है, तो कम से कम आपको 400 पॉइंट के टारगेट के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। इससे पहले नहीं निकलना है, या फिर नेक्स्ट सप्लाई जोन से पहले नहीं निकलना है। मंथली भी होना चाहिए, नेक्स्ट वाला मंथली ही होना चाहिए। समझे भाई? नहीं समझे? रिस्क रिवार्ड तभी मैनेज होगा। ओके, चलिए अब एक और डिमांड जोन हम मार्क करते हैं। बताओ भाई कहां सी है? देखिए अब आपको ना 3 डिमांड जोन दिखेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। बताओ कौन सा मार्क करें? उसके पीछे कारण भी पूछूंगा मैं आपसे। भाई बता तो आप सबने ठीक दिया, ये वाला बताया बीच वाला। कुछ लोगों ने ये वाला बोला है। कुछ ने ये वाला भी बोल दिया। देखिए, इसको मार्क करना सबसे बेस्ट है। और यहां पे ना हम आंख बंद करके एंट्री कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं?
क्योंकि आपको डिमांड जोन के साथ एक और स्ट्रेटजी मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छी बात है भाई, सीख रहे हो ना आप। ये मैं कुछ टाइम पहले बता गया था, स्विंग का ब्रेकआउट। और आपको एक रीटेस्ट वाला फैक्टर भी यहां पे दिखेगा, ये देखिए। होगी ना दो दो स्ट्रेटजी आपकी, होगी दो स्ट्रेटजी। एक तो ब्रेकआउट के बाद का रीटेस्ट प्लस डिमांड जोन। क्लियर है सभी का? और मैं बोलता हूं भाई, इससे बढ़िया बेस कैंडल हो नहीं सकती। जो बेस कैंडल ये लाल रंग की है, ये वाली, इससे बढ़िया हो नहीं सकती। ये भी इतनी अच्छी, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। लेकिन ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर बेस कैंडल है। जितनी छोटी बेस कैंडल होगी, उतना छोटा आपका रिस्क रिवार्ड होगा। ये भी लिख लो, वरना भूलोगे आप। हाँ, रैली बेस रैली सभी स्ट्रक्चर मैच कर रहे हैं। चलो मार्किंग करते हैं। यहां पे हम लिखेंगे P1 DZ 1 मंथ। हाँ, स्टॉप लॉस छोटा होगा, रिस्क रिवार्ड बहुत बढ़िया रहेगा आपका। स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट बहुत बड़ा मिलेगा आपको। इस पे हम लिखेंगे P2 DZ 1 मंथ। इस पे लिखेंगे डिजिटल 1 मंथ DZ। ओके, हो गया दूसरा डिमांड जोन। नहीं, रिस्क रिवार्ड छोटा इसलिए बोला हूं भाई। देखिए, आप डिजिटल के नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे, हालांकि स्टॉप लॉस टारगेट आगे सीखोगे। तो स्टॉप लॉस आप डिजिटल के नीचे लगाओगे, तो छोटी कैंडल है तो हुआ ना छोटा स्टॉप लॉस। ये देखिए, बड़ी कैंडल है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। छोटी कैंडल में आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा मिलेगा, और कैंडल भी परफेक्ट मिलेगी, डोजी वाली। जुनेद, ये तो जिस दिन रिजल्ट आया था उसको अर्निंग बोलते हैं। डिविडेंड देती है जिस दिन कंपनी, उसको डी बोल देते हैं। ये वाला न्यूज का होता है, एस वाला स्प्लिट का होता है। ये तो ट्रेडिंग व्यू के फीचर है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं आपको। ये भी मार्क करना है आपको, क्लास के बाद इसको भी मार्क कर लेना। हाई चांस है टीसीएस यहां तक आए ही ना। अगर ये टूटा तो दूसरी किस्त में इसमें डालूंगा, और ये यहीं से भाग जाएगा। समझे? नहीं सुमित, इसमें रिटेस्ट नहीं होता है। अगर टीसीएस यहां तक आ गया तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि दो दो स्ट्रेटजी आपको मिल जाएंगी। पोजिशनली आप बड़े टारगेट के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं तो जहां तक मुझे पता है, ये इसी डिमांड जोन से भाग जाएगा वापिस। देख लेना आप। तो इसको मार्क कर लोगे ना सभी? क्लास वाले मार्क कर लोगे इसको, इस वाले को, जो 2663 पे है। बहुत बढ़िया। अभी कौन से वाले को करें, इसको करें? ये भी प्रॉपर है। बहुत बड़ी रैली कैंडल है इसके बाद भी। और इसमें आपको एक और एग्जांपल मिल जाएगा। बताओ भाई, क्या लिखें? P1 DZ 1 मंथ। अब मुझे ये बताओ, P2 कहां मार्क करोगे भाई इसमें?
कहाँ मार्क करोगे? नहीं, इसमें हम P2 मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें केवल दो ही मार्किंग होगी, P1 और डिजिटल, ठीक है। अब हम सीधा डिजिटल मार्क करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें P1 P2 है ही नहीं। ओके। अब देखिए, ये वाली जो कैंडल है ये कोरोना वाली है, समझ रहे हो बात को। इसने क्या किया, इस डिमांड जोन को तोड़ दिया। क्यों तोड़ा भाई इस डिमांड जोन को? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण बताओ। हाँ बालू। एक मिनट। ले आए बेटा, अरे मैं लेटा था यार। ये वाला जो डिमांड जोन था, आया। इसको तोड़ दिया, और ये वाली डिमांड जोन में काम किया है। लेकिन ये बहुत बड़ी बेस कैंडल है, लेकिन इसने काम किया। हाँ, पहला कारण तो ये हो गया कि कोरोना की न्यूज चल रही है, न्यूज बेस्ड मार्केट हो गई। दूसरा कारण क्या है, ये वाला डिमांड जोन आया। 1 2 3 बार टेस्टेड है भाई, समझे बात को। यार मंथली टाइम फ्रेम है मेरे भाई। ये डिमांड जोन अगर मैं मंथ मंथ के हिसाब से दिखाऊं तो ये डिमांड जोन है आपका 2 मई का, फिर 1 अक्टूबर 2018 को, 1 अक्टूबर 2018 को टेस्ट किया, नवंबर को टेस्ट किया, और जनवरी 2019 में टेस्ट हुआ। टेस्टेड डिमांड जोन हो गया, टेस्टेड डिमांड जोन हो गया, 3 बार टेस्ट हो चुका है। एक बार भी टेस्ट हो जाए तो भी हम काम नहीं करते हैं डिमांड जोन में। मिट्टू शुगर ले आऊंगा प्लीज। अब मुझे ये बताओ, एक ये रहा डिमांड जोन, फोन करे पूछो से रखा भी ये वाला भी डिमांड जोन आप मार्क कर सकते हो, लेकिन ये काफी दूर है तो इसको करने का अभी फायदा नहीं है, बाद में कर सकते हो। लालजी भाई, स्टॉक अगर भागेगा तो आपको पता चल जाएगा कि डिमांड जोन ने काम किया है। आज बच जाते हैं ना गट्टू दूर वो ना वो अपने आप और डिमांड जोन मार्क करने की जरूरत है क्या मंथली? बताओ, क्योंकि काफी नीचे आ गया अब तो मार्किंग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन जहां तक तीसरे वाले तक भी आना बहुत मुश्किल है ये। यहां तक आ सकता है दूसरे वाले तक, लेकिन तीसरे वाले तक बहुत टाइम लगेगा आने में, तब तक आप मार्किंग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम वीकली मार्किंग करते हैं, वीकली डिमांड जोन। तो वीकली आ गए हैं तो हम कुछ चीजें लिख लेते हैं। पहली चीज क्या है, अगर वीकली डिमांड जोन मंथली वाले के बीच में आ रहा है तो मार्क करने की जरूरत नहीं है। बस आप कहीं पे लिख दीजिए इसमें कि वीकली प्लस मंथली डिमांड जोन, ठीक है। ऐसे ही सप्लाई जोन में भी। थर्ड के पास डोजी कैंडल थी, उसको क्यों मार्क नहीं किया आपने? कौन से वाले बोल रहे हो भाई? ये वाली? राकेश ये बोल रहे हो? ये वाली? नहीं भाई, नहीं, इसको हमने क्यों मार्क नहीं किया, क्योंकि एक तो ये पहले वाले डिमांड जोन के डिजिटल के अंदर आ रही है, तो इसकी मार्किंग ही P1, इसका P1 ऑलरेडी इसका डिजिटल हो गया। दूसरा क्या है, बढ़िया जो रैली कैंडल बनी है वो इसके बाद ही बनी है, जो फर्स्ट क्लास रैली कैंडल है। असल में जो मोमेंटम शुरू हुआ और ब्रेकआउट आया, दोनों चीजें, ब्रेकआउट भी और बढ़िया मोमेंटम भी इसके बाद ही शुरू हुआ है, इसलिए हमने केवल इसको मार्क किया, इसको नहीं किया। ये भी सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ये
जितने ही आप प्रैक्टिस करते जाओगे फिर आप सिलेक्शन आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी हम वीकली डिमांड जोन मार्क करेंगे। देखिए, ये वीकली डिमांड जोन मार्क करने का फायदा नहीं है क्योंकि ये टूट चुका है। ये भी फायदा नहीं है क्योंकि इसके अंदर अभी फिलहाल ये घूम रहा है। अब मुझे ये बताइए, इस डिमांड जोन में, ये डिमांड जोन आता है मंथली डिमांड जोन के आसपास, तो इसको हम वैसे भी मार्क नहीं करेंगे, कंसीडर ही नहीं करेंगे कि ये वीकली डिमांड जोन मार्क करे। क्यों? क्योंकि ये मंथली के अंदर ऑलरेडी आ गया है। तो हम इसके नीचे कोई देखते हैं जो मंथ वीकली डिमांड जोन हो। भाई वीकली डिमांड जोन तो हमको कहीं दिख ही नहीं रहा है इसमें। थोड़ा सा ये दिखा है यहाँ पे, इसके बाद भी बहुत सारे डोजी कैंडल हैं। इसको मार्क करें? एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूं, वैसे तो वीकली डिमांड जोन परफेक्ट दिख नहीं रहा है। ये वाला है, ये टेस्ट हो चुका है यहाँ पे। ये वाली कैंडल इसके पीछे छुपी हुई है। तो वीकली डिमांड जोन में थोड़ी सी दिक्कत है इसमें। ये है यहाँ पे, इसको मार्क कर लेते हैं। गैप वाली एक अलग चीज है भाई। चलिए इसको मार्क कर लेते हैं। P1 DZ 1 वीक। P2 DZ 1 वीक। ये 1 वीक गैप वाला भी बताऊंगा भाई, अभी मत सीखो गैप के चक्कर में। पॉइंट ऊपर है मंथली से, हो सकता है मंथली में ना आए, पहले यहीं से बाउंस बैक कर जाए। अभी ये भी वीकली डिमांड जोन है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, अब इनको हम इसलिए मार्क नहीं करेंगे क्योंकि इनसे पहले क्या है, इन सबसे पहले क्या है, इन सबसे पहले है भाई मंथली डिमांड जोन और वीकली डिमांड जोन एक साथ। ये अगर टूटते हैं तो हम मार्क करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है, और इससे ऊपर हमें कोई दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है कोई डिमांड जोन, वीकली में नहीं दिख रहा है। अब हम आते हैं दिल्ली पे। अब दिल्ली में अगर आप दिल्ली डिमांड जोन की मार्किंग कर रहे हो, पहली बात तो स्टॉक नॉर्मल होना चाहिए, उसमें कोई न्यूज नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है भाई, दूसरी बात है कि आप उसमें शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे ये भाई, इसके बाद देख रहे हो कितना बड़ा गैप अप खुला था और सीधा फिर गया था यहां तक, यानी कि 2500 से सीधा 2850 तक जाके आया है। ठीक है, तो गैप अप लगा है बहुत बड़ा, तो हम दिल्ली में इसको कंसीडर कर सकते हैं। DZ, नहीं P1 DZ 1 डे। P2 DZ 1 डे।
BZ, ये हो गया हमारा। सूरज भाई, आपको TCS में न्यूज नहीं सुनाई दे रही क्या? क्या क्या न्यूज चली हुई है TCS में? ये तो फिर मंथली के नीचे आ गए। ये भी मंथली के नीचे, जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए आपको मार्क करके दिखाया है। और कहाँ पे है? अभी मुझे ये बताइए, देखिए एक बार सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा एरिया, इसमें आपको डेली टाइम फ्रेम में डिमांड जोन दिख रहे हैं, जैसे कि ये रहा, जैसे कि ये रहा, और जैसे कि ये रहा। इनको हम मार्क क्यों नहीं कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में, बताओ? क्यों नहीं मार्किंग कर रहे हैं इनकी? हाँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मंथली डिमांड जोन के अंदर हैं। आई बात समझ में? अगर आपको स्विंग ट्रेड वगैरह करनी ही है तो आप इनको जस्ट बॉक्स के थ्रू मार्क कर सकते हो, याद रखने के लिए कि भाई ये डेली डिमांड जोन के अंदर, डेली डिमांड जोन यहां सी है। ऐसे मार्किंग कर सकते हो इसकी आप। और यहां बीच में आप लिख भी सकते हो। कहाँ गया भाई? लिखा था अभी अभी। कहाँ लिखा गया इसमें? हाँ, ये आ गया। इसको आप ये लिख सकते हो कि भाई दिल्ली डिमांड जोन के अंदर आ रहा है, लेकिन ऐसी गिरावट में दिल्ली डिमांड जोन में काम नहीं करना है। ठीक है। अरे भाई, एंट्री एग्जिट भी बताऊंगा, पहले आप एक बार बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की डिमांड जोन, सप्लाई जोन की मार्किंग सीख लो। चलो, अब मंथली टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन मार्क करते हैं। अब सुनिए ध्यान से, सुनिए भाई ध्यान से। अगर ये TCS का शेयर 5-10% और गिर गया तो ये एक नया सप्लाई जोन बन जाएगा मंथली। ठीक है। अभी नहीं गिरा है, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये सप्लाई जोन है। क्यों? क्योंकि ये डिमांड जोन में आने वाला है। क्या पता यहां से आते ही ये पूरी कैंडल आपको ऐसी हैमर टाइप कैंडल दिखे। आई बात समझ में? अगर ये और गिर जाता है 5-10% और कैंडल बंद हो जाती, कैंडल क्लोज हो जाती है, नेक्स्ट कैंडल शुरू हो जाती है, तो ये हमारा मंथली डिमांड जोन बन गया, फिर ओ सॉरी, सप्लाई जोन बन गया। ठीक है। अभी के लिए जो हमको सप्लाई जोन दिख रहा है मंथली, वो ये है, फ्रेश। क्यों? क्योंकि इसके ये कंफर्म कर चुका है कि ये सप्लाई जोन है, 3 कैंडल बन चुकी हैं इसके पीछे। तो चलिए मंथली सप्लाई जोन की मार्किंग करते हैं। बताओ भाई, क्या लिखना है यहां पे? क्या लिखना है बताओ? याद है भाई आप सबको तो? डिजिटल, कुछ लोग P1 बोल रहे हैं इसको। भाई P1 नहीं है ये, SZ 1 मंथ डिजिटल है ये। डिस्ट ओ सॉरी 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 सॉरी, P2, मैं ही भूल गया था। SZ 1 मंथ। हाँ, ये P1 है। हो गया मंथली सप्लाई जोन सभी का। अब 4400 के बाद हमको कोई सप्लाई जोन दिख नहीं रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। क्या इसके ऊपर आपको कोई सप्लाई जोन दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम में? कोई बेस कैंडल दिख रही है?
नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, क्या पता यहां टॉप पे बेस कैंडल मिल जाए। एक ही सप्लाई जोन है मंथली। अब वीकली देखते हैं। अब देखिए, अब सुनिएगा ध्यान से। ये वीकली सप्लाई जोन दिख रहा है सभी को, ये वाला, ये वाला दिख रहा है सभी को। लेकिन हम इसको मार्क नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये देखिए, क्योंकि ये मंथली सप्लाई जोन का भी P1 है, मंथली सप्लाई जोन का भी P2 है, ऑलरेडी ये मंथ में है। हाँ, जस्ट याद रखने के लिए आप एक बॉक्स बना के यहां पे इसमें लिख सकते हो कि ये वीकली भी सप्लाई जोन है। वैसे तो आपको जब चार्ट ओपन करोगे अलग अलग टाइम फ्रेम में तो दिख जाएगा। अब वीकली सप्लाई जोन और कहां सी है भाई, ये रहा, ये वाला। अच्छा, ये सप्लाई जोन क्यों मार्क नहीं कर रहे भाई हम, बताओ? ये वाला, इसके बाद भी तो ड्रॉ, ये इसलिए मार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये टेस्टेड है। ये देखो यहां पे ये टेस्टेड है। आया समझ में? 9 सितंबर 2024 का सप्लाई जोन 9 दिसंबर 2024 को टेस्ट हो चुका है, लेकिन टेस्ट होने के बाद इसने एक फ्रेश सप्लाई जोन बना दिया। तो चलो मार्किंग करते हैं। यहां पे लिखेंगे P1 SZ 1 वीक। हाँ सुबह का दूध है ना। ये थाली लाने के लिए अभी गोरू कॉफी पिए तो सुबह P2 SZ 1 वीक। DISTAL डिजिटल 1 वीक SZ। अब बताइए, और कोई दिख रहा है वीकली सप्लाई जोन? कुछ लोग बोलेंगे सर ये रहा वीकली सप्लाई जोन, दिख रहा है किसी को? ये है वीकली सप्लाई जोन। क्यों नहीं है भाई, इतनी बड़ी ड्रॉप कैंडल है इसके बाद, क्यों नहीं है? बताएगा, बताएगा कोई? इतनी बड़ी ड्रॉप कैंडल बनी है इसके बाद। नहीं, न्यूज बेस्ड भले ही हो, न्यूज बेस्ड भले ही हो, लेकिन बनी तो है बहुत बड़ी ड्रॉप कैंडल। सेलिंग तो हुई है, चाहे न्यूज बेस्ड क्यों ना हो, सेलिंग हुई है तभी तो गिरा है। क्यों नहीं मार्क करेंगे? क्योंकि भाई ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है। आई बात समझ में? क्या पता डिमांड में P1 को टच करके ये हैमर कैंडल बन जाए। तो इसको कम से कम कैंडल को क्लोज होने देते हैं, यहां तक इसको आने देते हैं। अगर ये फिर जाएगा ऊपर तब हमारा ये सप्लाई जोन बन जाएगा। हाँ, खत्म नहीं हुई है। तो वीकली सप्लाई जोन और हमको दिख नहीं रहा है, तो चलिए दिल्ली में देखते हैं। चलो दिल्ली में देख लेते हैं। ये देखिए दिल्ली में दिख गया। ये वाला दिल्ली में मार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये मंथली में आ रहा है। तो हम किसको मार्क करेंगे? आप इसको मार्क कर सकते हो, इसको भी मार्किंग कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना भाई, अगर ये यहां से भागा, याद रखना मेरी बात को, अगर ये यहां से भागा तो ज्यादा नहीं गिरेगा इन सप्लाई जोन को टच करके। क्यों नहीं गिरेगा बताओ? 3 सप्लाई जोन है, इनको टच करके ये ज्यादा नहीं गिरने वाला। गिर जाएगा इंट्राडे में या स्विंग ट्रेड में, आपको प्रॉफिट जरूर देगा, ये हाई चांस है प्रॉफिट देने के।
चलो एक को हम एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण के लिए मार्किंग कर ही लेते हैं, किसी एक को मार्क कर देते हैं, इसी को कर देते हैं मार्क। SZ1 डे एग्जाम्पल के लिए मार्क कर रहे हैं। ये देखिए, अब ये है हमारे पास सप्लाई जोन एक दिन के टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को टच करके भागेगा, तो ये कैसे मोमेंटम करेगा, यहां से ये थोड़ा सा नीचे आएगा, 150 रुपए नीचे, 100 रुपए 150 रुपए नीचे आएगा, फिर इसको ब्रेकआउट देगा, फिर इस वाले सप्लाई जोन को टच करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, 150 रुपए, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस वाले सप्लाई जोन को टच करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। देखिए ऐसे ही चलती है ना भाई मार्केट, ऐसे ही चलती है ना, इन्हीं वजह से स्विंग बनते हैं। ये जो छोटे छोटे सप्लाई जोन होते हैं ना, इन्हीं वजह से रीटेस्ट होते हैं, इन्हीं वजह से स्विंग बनते हैं। और कोई दिख रहा है आपको सप्लाई जोन? और तो कोई नहीं है। ये वाला सप्लाई जोन मार्क इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये टेस्ट हो चुका है यहां पे। अब बताओ भाई, मार्किंग कर लोगे? ये होती है भाई मार्किंग। अगर एनालिसिस करनी है ना आपको, इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाना है, तो इतनी, ये तो कुछ भी मेहनत नहीं है, ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। किसी यूट्यूबर, जो यूट्यूबर सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाता है ना, जिसका गुणगान एक स्टूडेंट कर रहा था कल या परसों प्रैक्टिस ग्रुप में, उसको ये, उस यूट्यूबर को ये चार्ट भेज देना, वो सर पकड़ के ये बोलेगा भाई ये क्या कर रखा है। कर लोगे भाई सभी के सभी, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में मार्किंग कर लोगे। अब अगर मैं आपको होमवर्क दूं, लोगे? लोगे होमवर्क अगर मैं दूं तो आपको? ओके। अब आपको क्या करना है, सेम टू सेम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में मार्किंग करनी है, निफ्टी आईटी में। बताओ, सेम टू सेम करनी है भाई, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में, ये आपको करनी है। कर लोगे? ये सप्लाई जोन है, इसको मार्क मत करना मंथली डिमांड जोन, हालांकि कर सकते हो लेकिन कैंडल पीछे छिपी हुई है। इस कैंडल को मार्क कर लेना डिमांड जोन, उस डिमांड जोन में, भले ही पीछे छिपी हुई है लेकिन बहुत बड़ा मोमेंटम आया था इसके बाद, तो कर लेना इसको भी मार्क। कर लोगे भाई सभी के सभी? कल मैं अगर आपसे पूछूं तो दिखा दोगे ना फिर? अच्छा है, निफ्टी आईटी में मैं क्यों बता रहा हूं मार्किंग करनी है? पंकज क्या बोल रहे हो? हाँ, प्रैक्टिस ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट भेजने हैं मार्किंग करके। ज्यादा खराब मार्किंग नहीं करनी है, रंग बिरंगी जैसे हमने इसमें कर रखी है ना टीसीएस में, ऐसी साफ सुथरी मार्किंग करनी है। देखो, सभी मूविंग एवरेज हटा हटू के साफ सुथरी मार्किंग करनी है, क्योंकि अगर आप यहां पे मूविंग एवरेज लगा दोगे तो फिर खाबड़ खींचा हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा सेक्टर के साथ कैसे एनालिसिस करते हैं। निफ्टी आईटी का पार्ट है,
निफ्टी का भी है, निफ्टी में भी है वेटेज। ये तो फिर एंट्री एग्जिट लेवल है। डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे एंट्री एग्जिट की ये अगली स्लाइड है, जिसको हम कल कवर करेंगे। हालांकि ये डिमांड और सप्लाई जोन की बहुत एडवांस एंट्री एग्जिट लेवल होती है, लेकिन इसके इससे अलावा भी एक तरीका है टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस का, जो मैं सभी स्ट्रेटजी के बाद आपको बताऊंगा। भाई स्लाइड करवाई ही नहीं, आज यही स्लाइड करवाई है बस एक। बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में मार्किंग की है, और ये एक स्लाइड बताई है आपको, न्यू बाइंग न्यू सेलिंग के बारे में डिटेल में बताया है। अरे भाई है ही नहीं आज की स्लाइड। आप अभी आए हो क्लास में, बताओ भाई। हाँ बताएंगे संदीप भाई आगे जाके मनी कंट्रोल के बारे में। बहुत बढ़िया भाई, चलो आज की क्लास को खत्म करते हैं। कल आपको जो होमवर्क दिया है उसको पूरा करना है। निफ्टी आईटी के सेक्टर को मार्क करना है बहुत अच्छे से, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में। उसको फिर प्रैक्टिस ग्रुप में भेज देना है। अगर किसी की कोई कमी होगी तो कोशिश करूंगा मैं बताने की। समझ में आ गई ना मार्किंग कैसे करनी है बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में? इसके पीछे का कारण जो है वो मैंने बताया था, क्योंकि अगर आप मार्किंग ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से सप्लाई जोन से स्टॉक गिर रहा है या भाग रहा है। फिर आप बैठे रहोगे, अरे यार सप्लाई जोन टूट गया, ये तो ये कैसे हो गया, ये तो ससुरे ने गलत सिखाया। पीछे वाली कैंडल सौरभ कल बताया था मैंने, मैं बताता हूं आपको, एक बार शेयर करता हूं स्क्रीन। एक कोई एग्जांपल देता हूं आपको। ये देखिए, सुनना भाई ध्यान से। देखो, बेस कैंडल दिख रही है आपको, वीकली टाइम फ्रेम है, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन दिख रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सप्लाई जोन दिख रहा है आपको, ये वाला सप्लाई जोन दिख रहा है, दिख रहा है। इसको हम मार्क नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो ये बेस कैंडल है जिसको हमें मार्क करना है, ये पूरी तरीके से ड्रॉप कैंडल के पीछे छिपी हुई है। अगर इस बेस कैंडल का थोड़ा सा हिस्सा ड्रॉप कैंडल के बाहर होता इस तरीके से, हम इसको मार्किंग कर लेते। बड़ी गिरावट हुई हो उस कैंडल बनने के बाद, अगर ऐसी गिरावट है हल्की फुल्की, फिर हम इस कैंडल को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसका पूरा हिस्सा ड्रॉप कैंडल के पीछे छिपा हुआ है। आया समझ में? टेस्ट तो हो चुकी है, लेकिन देखिए, अभी यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, ये वाली बेस कैंडल इस रैली कैंडल के पीछे छिपी हुई है। देख रहे हो, ये पीछे छिपी हुई है। तो इसको हम मार्क नहीं कर सकते हैं। रीजन, भाई रीजन, हम इसके अगर इसको हम मार्क कर लेंगे तो स्टॉप लॉस कहां पे रखेंगे? फिर हम स्टॉप लॉस रखेंगे डिजिटल के नीचे, लेकिन डिजिटल तो इस कैंडल पे बन रहा है, होना चाहिए डिजिटल इस कैंडल पे। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हम इस कैंडल को मार्क कर लेंगे तो अगली कैंडल ये ऑलरेडी टेस्टेड डिमांड सप्लाई जोन बन जाएगा एक तरीके से। तो जब टेस्टेड ही हो गया तो हम उसको मार्किंग कैसे करेंगे? उसकी कैंडल के बीचों बीच से मार्किंग नहीं होती है भाई कभी भी। कैंडल के बीचों बीच कभी भी मार्किंग नहीं होती है, छोर पे मार्किंग होती है। तो अगर इसके पीछे ही कैंडल छिपी हुई है, और अगर आप उस छिपी हुई कैंडल को मार्क करोगे, तो अगली जो मेन कैंडल है जिसकी वजह से हम मार्किंग कर रहे हैं, रैली कैंडल या ड्रॉप कैंडल, वो मार्किंग सारी उस कैंडल को बीच के बीचों बीच हो जाएगी। और बीचों बीच हो जाएगी तो फिर वो कैसा डिमांड सप्लाई जोन हुआ? नहीं समझे?
और दूसरा पॉइंट क्या है कि हम स्टॉप लॉस नहीं रख सकते उसके नीचे। अब आपको आप कंफ्यूज रहोगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखें या इसके नीचे स्टॉप लॉस रखें। लेकिन अगर इसका कुछ हिस्सा बाहर है तो फिर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो सिंपल डिजिटल के नीचे। बाहर नहीं है तो फिर आप स्टॉप लॉस रखने में कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, अगर रैली आई है, बहुत बड़ी रैली आई है इस कैंडल, तो भले ही पीछे छिपी हुई हो, फिर हम उसको मार्क कर सकते हैं क्योंकि बड़ा मोमेंटम आया है उसके बाद। भाई समझ में आया? ओके। मैन डिपेंड करता है भाई सौरभ, आप इस बात को लिख लीजिए, मैन डिपेंड करता है बेस कैंडल बनने के बाद कितना बड़ा मोमेंटम स्टॉक के अंदर आया है। जितना बड़ा मोमेंटम होगा उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड सप्लाई जोन होगा। इनसाइड कैंडल को छोड़ दीजिए भाई, वो एक अलग स्ट्रेटेजी है। देखेंगे अभी ना, उसको कल देख लेंगे। चलिए भाई, आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। आईटी सेक्टर को मार्क करना है बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में। कल हम एंट्री एग्जिट से शुरू करते हैं क्लास को। तो शुभ रात्रि सभी को, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। गुड नाइट सभी को, जय माता दी।
हाँ बालू आया। आया आ,